अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो असूली तौर पे अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता कई रोज से जो चलने वाली एक जंग है और वो जो कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात जो हैं उनके ऊपर भी बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। तो यकीनी तौर पे जो कवर स्टोरी होगी हम उसी के ऊपर बात करेंगे और उसमें अगर मैं आज के प्रोग्राम का अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो शुरुआत में मैं डोनाल्ड ट्रंप के एक डायलॉग को आगे लेके चलता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है, बरतानिया और फ्रांस को उन्होंने मुखातब करते हुए कहा है कि अमेरिका भी तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। अब ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप आज 32 रोज तकरीबन हो चुके हैं, यानी कि आज 32वां रोज है, जंग जो है उसमें दाखिल हो चुकी है आज अभी। तो वक्त के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान वक्त के हिसाब से 32 रोज पूरे हो चुके हैं और 32वें रोज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से इस किस्म का बयान आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो किधर को जाएं। वो कहते हैं ना कि यार मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, और इस वक्त जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है वो यही हो रही है। क्योंकि आज ही के दिन की अगर मैं बात करता हूं तो उन्होंने कहा कि मैं इसको 4 हफ्तों के अंदर अंदर मामला को निपटा दूंगा। ये भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। इससे पहले अगर इसी डोनाल्ड ट्रंप के बयान की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बड़ी अजीब सी बात की है। जैसे मैंने अभी जो बयान उन्होंने दिया था, ये बेसिकली ये जो डायलॉग जो उन्होंने बोला है ये उन्होंने एक ट्वीट की है और हमारे जो याराने मन है वो तो इस बात पे बड़ा खिलखिला के हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद का डोनाल्ड ट्रंप भी फैसलाबाद का ही कोई शहरी है, पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद का, और वो जो कि जुगते मारने में बड़ा अपना कमाल रखता है, ये तूला जो है वो उसको हासिल है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि वो तमाम ममालिक जो कि इस वक्त आपने हुर्मुज़ से जो है फ्यूल हासिल नहीं कर पा रहे, और ख़ास तौर पे बरतानिया, तो वो मेरी तजवीज़ ये है कि कल को वो अमेरिका से डायरेक्ट ऑयल परचेज करना शुरू कर दे। हम उनको तेल देंगे और सस्ता भी देंगे, हमारे पास बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है। तो दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो इसी ट्वीट के अंदर जो है उन्होंने फ्रांस और दूसरे ममालिक को मुखातब करते हुए ये बात कही है कि कुछ ताखीरी सही लेकिन थोड़ी हिम्मत कर लें। मैं कहा वो बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि मर्द बनो, और उसके बाद उस हाथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम तो चले जाएंगे लेकिन आप फिर यहां से तेल कैसे हासिल करेंगे। मतलब ये है कि उनको झुकते भी लगा रहे हैं, उनको तड़ियां भी लगा रहे हैं, लेकिन ये तमाम तर बातें कौन कर रहा है? दुनिया का सबसे मजबूत तरीन सदर, दुनिया की सबसे मजबूत तरीन इकोनॉमी रखने वाला मुल्क, उसका सदर, दुनिया की मजबूत तरीन आर्मी रखने वाला मुल्क, उसका सदर, जब इस किस्म की बातों पे आ जाए, यानी कि वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो बकौल शख्स है कि अगर आप लानतों के ऊपर और जुगतों के ऊपर आ जाओ और तरलों के ऊपर आ जाओ तो फिर जंग का फायदा कौन, इससे बेहतर आप सुलह कर ली जाए। और इसी चीज को आगे लेके चलते हैं तो सुलह की अगर बात करते हैं तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक रिपोर्ट किया है और उनकी जो एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑलमोस्ट जंग खत्म करने पर आमादा हो चुके हैं। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर अरब जो है अपना हुर्मज अगर नहीं खुल सकती, यानी कि रास्ता या रूट जो है वो क्लियर नहीं होता, उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग को खत्म करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये बात उन्होंने अपने मशीरों से कह दी हुई है, खासतौर पर नेतन्याहू तक, जो कि इसराइल के जो सदर है, जिनके कहने के ऊपर या जिनके मोटिवेट करने के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया था। ये चीजें जो है वो अब आपके सामने है। इसमें हम क्या बात कर सकते हैं कि ट्रंप जो है किस सिचुएशन के अंदर मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हो तो इटली ने अमेरिकन जो त्यारे थे, जंगी त्यारे थे, उनको अपना जमीन के ऊपर, अपनी सरजमीन के ऊपर उतारने से या उनको वहां पे ग्राउंड करने से इनकार कर दिया। और उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि उन्होंने प्रोटोकॉल्स जो थे वो पूरे नहीं किए थे और उनको आने से पहले हमें इतला देनी चाहिए थी। ये पॉसिबल नहीं है और हम लोग इसको टॉलरेट नहीं करते कि कोई भी जंगी जहाज कहीं से भी अंदर घुसे और कहीं पे भी वो लैंड कर जाए, अगरचे के वो जो जगह जो थी वो अमेरिकी अड्डा ही है, लेकिन उन्होंने अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। इटली जैसे मुल्क ने, जो कि इस वक्त तवानाई बहरान का बहुत बुरी तरह शिकार हो चुका है, और जहां पे जो पेट्रोलियम या गैस की जो, अगर मैं पेट्रोलियम की बात करता हूं तो वो 3 यूरो से बढ़ के उनकी, यानी कि पहले तो उनकी 1.8 यूरोस थी पर जो उसकी कॉस्ट जो थी गैलन की, लेकिन अब वो 3.8 यूरो पर गैलन उसकी कॉस्ट हो चुकी है। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि वहां पे सिचुएशन क्या है। उसके बावजूद भी उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। और उसके बाद अगर हम अपने हमसाये की जानब देखते हैं तो अब 2-3 ऐसे बयान आए हैं जो कि यकीनी तौर पे मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप जो हमारे अहबाब हैं उन तक भी बात पहुंचे। और
कि अमित शाह ने एक अपनी किचन कैबिनेट में एक तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि जी दुनिया में सिर्फ दो रियासतें हैं, एक हिंदू रियासत हिंदुस्तान का नाम लिया और एक उन्होंने कहा इजराइल रियासत यहूदी रियासत का नाम लिया। बेसिकली उनको पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही मुल्क नजर आते हैं, दो सरजमीनें नजर आती हैं, एक उनकी मदरलैंड और एक उनके फादरलैंड। और माफ कीजिएगा, और अमित शाह एंड कंपनी और मोदी एंड कंपनी जो है ये इन्हीं दो माँ और बाप की औलाद हमें नजर आ रहे हैं। और जिसके बाद उन्होंने जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की, अगर मैं उसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने ये कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत के बारे में सोचना चाहिए और अखंड भारत को पूरा बनाने के लिए हमें ग्रेटर इजराइल को साथ लेकर चलना पड़ेगा, या हमें ग्रेटर इजराइल को बनाने में उनकी भरपूर मदद करनी पड़ेगी। और ग्रेटर इजराइल और अखंड भारत को बनाने में सिर्फ दो ममालिक जो हैं या दो कौमें जो हैं वो इस वक्त जो है कोई हर्डल क्रिएट कर रही है। एक उन्होंने ईरान का नाम लिया और एक उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। और इंतहाई वाहियात जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने यहां तक कहा है कि जी जो आप ये बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है, तो जनरल आसिम मुनीर को आप अपना हम उसको अपना ही फौजी समझते हैं और इस्लामाबाद इस वक्त जो कुछ भी कर रहा है, कल को जब अखंड भारत बनेगा तो वो हमारे ही मुल्क का हिस्सा होगा, तो तमाम तर जो पॉजिटिव चीजें होंगी वो हम तक पहुंच जाएंगी या वो हमारी ही होंगी। लेकिन एक चीज यहां पे याद रखने वाली है कि भारत जो है वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने के आपनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाजों को टोल टैक्स देना शुरू किया। उसने एक ऐसा प्रेसिडेंस जो है सेट कर दिया है कि यहां से जो भी मुल्क यहां से गुजरेगा वो ईरान को भत्ता दे के गुजरेगा, टूल प्लाजा की शक्ल में या टूल टैक्स की शक्ल में। और याद रहे कि इनको अभी तक जो है जो एक पर जहाज जो है भारत जो है वो पे कर रहा है चाइनीज करेंसी के अंदर, ईरान के कहने के ऊपर चाइनीज करेंसी के ऊपर में पे कर रहा है $2 मिलियन जो है वो चाइना के उस अकाउंट में, बैंक के अकाउंट्स में, या चाइना को पे कर रहा है जो कि ईरान जिसको हैंडल कर रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि एक ऐसा मुल्क जो कि मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, हिंदू बनिया जो है उसको सिर्फ अपने कारोबार से गर्ज है, बाकी चीजें आपके सामने हैं। इन तमाम चीजों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में मौजूद है एहसन कामरे साहब। एहसन कामरे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है शेर अली खालती साहब, आप तजिएकार है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। और थोड़ी देर में जो है हमें भारत से ही हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अजय शुक्ला साहब, एडिटर इन चीफ रहे इंडिया न्यूज के, और इंडिया न्यूज का जो पूरा ग्रुप है बेसिकली उसको वो हेड करते रहे, और वो हमें थोड़ी देर में जो ऑडियो और वीडियो पे हमें ज्वाइन करेंगे। तो जब तक वो आते हैं उससे पहले अगर हम अब जो है अपना जो वो ठीक है, अभी मुझे पता लगा वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में क्योंकि हम पहले जो है वो भारत वाला जो प्रोसेस है पहले हम उसको पूरा कर लें। जी तो शुक्ला साहब कैसे मिजाज हैं आपके सर? फिर से बोले, थोड़ा आवाज नहीं आई। जी जी शुक्ला साहब, मैं हसाम बात कर रहा हूं सर, कैसे मिजाज हैं आपको? मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल मैं ठीक हूं। जी सर। अच्छा शुक्ला साहब, अभी जो बहुत सारी बातें हो रही थी तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी डिस्कस कर लूं, क्योंकि ऑफ कैमरा और आपके साथ बात हुई भी थी। तो सर ये जयशंकर साहब और बाकी जो अमित शाह साहब हैं सर, इनका प्रॉब्लम क्या है सर? क्यों ये मोदी साहब जो है वो अपने आप को विश्व गुरु बनाने के चक्कर में सर भारत की हर जगह पे हर फोरम के ऊपर सर वो इतनी इज्जत अफजाई क्यों करवा रहे हैं सर? देखिए मुझे मतलब इस पूरे हालात को देख के लगता है कि हम यूं कहने की बजाय दूसरी बात करें। ठीक है। कि वो भारत में अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं कि वही पूरी दुनिया को जो कहते हैं वो दुनिया में होता है। ठीक है। और जब वो ये पेश करना चाहते हैं तो वो फिर वो हरकतें करते हैं, क्योंकि आजकल तो अब दुनिया में कहीं पे कोई बात कही जाए तो छिपती तो है नहीं। हाँ। तो वो बात चली जाती है दूसरी जगह। ठीक है। और वहां जाती है तो उसमें नतीजा ये निकलता है कि पूरी दुनिया सुनती है कि इन्होंने यहां ये कहा है, और उससे पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर सब जगह हंसी होने लगती, क्योंकि सब कोई उन बातों को खोल के रख देता है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप बेसिकली, ठीक है मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत ये चाहता है, सॉरी भारत नहीं,
सर भारत तो एक अलग यानी कि हम एक स्टेट है जिसके अंदर आप भी शामिल हैं सर, मेरे जैसे और भी बहुत सारे वहां पे रहने वाले अवाम है, आम अवाम है। लेकिन मोदी का जो पूरा टोला है वो बेसिकली ये चाहता है कि पूरी दुनिया वही जुबान में बात करे जिस जुबान में वो बात करे, ये वही अल्फाज उनके मुंह से निकले जो कि उनके अल्फाज है। ठीक हो गया। लेकिन सर यहाँ पे अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है सर, भारत के अपने अंदर से जो कुछ आवाजें उठनी शुरू हुई हैं, और वो कम से कम ये तो लोग कहना शुरू हो चुके हैं कि मोदी के ये जो स्टंट्स जो हैं वो पूरे के पूरी दुनिया के अंदर एक जग हंसाई का बाइस बनते जा रहे हैं भारत के लिए, और खासतौर पर भारत की आवाम के लिए। लेकिन सर क्या कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है जो कि मोदी को इस चीजों से रोके कि वो भारतीय आवाम की और ज्यादा इंसल्ट ना करवा सके सर? देखिए, रोकने के लिए तो उसका एक तरीका ये है कि संसद से लेके सब जगह विपक्ष उसको लेके आवाज बनाए जी। और इसको बोले और समझाने की कोशिश करे, जो काम विपक्ष ऑलरेडी कर रहा है। ठीक है। तो अपोजिशन तो इसीलिए शायद अपोजिशन के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी जी, उन्हें वो दुश्मन के तौर पे देखने लगे हैं, जबकि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। जी बिल्कुल ऐसे। लड़ाइयां जो होती है वो विचारों की होती हैं, लड़ाइयां होती हैं जनता के मुद्दों को लेके, लड़ाइयां होती हैं और बातों के। उसके बाद में तो कोई किसी से दुश्मनी थोड़ी ना, किसी की जाति दुश्मनी है नहीं। नहीं बिल्कुल तो ठीक फिर है। क्यों? लेकिन राहुल गांधी से वो जाति दुश्मनी इसी कारण से मानने लगे क्योंकि नरेंद्र मोदी का पूरा नेटवर्क ही झूठ पर खड़ा है। ठीक है। और राहुल गांधी उस झूठ को जब एक्सपोज करते हैं तो नरेंद्र मोदी की हालत बिगड़ती है। ठीक है। यही वजह है कि इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें वो जो मेजॉरिटी में होते थे वो 240 पे आके टिक गए। ठीक है। और वो भी तब जब भारत के इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज हो गया बीजेपी के साथ में। ठीक हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि देश की बहुत बड़ी जो तादाद है वो आज नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। और हैं कौन लोग इनके साथ? वो लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं। कट्टरपंथी हर धर्म में होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो उस स्थिति में यहां हालत ये हो गई है कि बस के जैसे कुछ शब्द में जनता के जैसे बोलते हैं कि हम 500 रुपए का पेट्रोल ले लेंगे लेकिन हमें मोदी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने मूल्यों को सीधा कर रखा है। हाँ समझ आ गई। इसी तरीके से कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो साहब ये करने के लिए जब आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तमाम जगह बदनामी होगी, तमाम बातें आएंगी। ठीक होगी। आपका पॉइंट आ गया सर। मेरे साथ मौजूद है शेर अली खालती साहब। शेर अली खालती साहब जो हैं ये पाकिस्तान का एक बड़ा एक न्यूज पेपर है उसके एडिटर हैं, और मैं उनसे भी एक क्वेश्चन करता हूं। उनके साथ मेरे साथ एहसन कामरे साहब मौजूद हैं। एहसन कामरे साहब जो है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रोफेसर हैं मीडिया साइंसेज के, और वो भी इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने कहा आपका इनसे भी तारुफ करवा दूं। खालती साहब ये भी आपने उनकी जो गुफ्तगू सुनी, चले ये तो खैर उनका भारत का है, लेकिन सर इसी पूरे दौरान में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव रहा है, पाकिस्तान ने किसी भी पॉइंट के ऊपर एक भी रिबर्टल नहीं दिया भारत को। जैसे मैं अमित शाह की बात करता हूं या मैं जयशंकर की बात करता हूं या बाकी इनके जो बीजेपी के जो भी लीडरान जो है जो पाकिस्तान के मुताबिक बात कर रहे हैं या उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं, तो सर ऐसी क्या रीजन है कि क्या वाकई पाकिस्तान इस वक्त एक अपर हैंड के ऊपर है? वो कह रहे हैं कि ठीक है यार अगर ये बोल रहे हैं तो उनको बोलने दो, क्योंकि इनके बोलने से हमारे काफिले नहीं रुकते। जी सर। जी पहली तो बात ये है कि ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि पाकिस्तान एलिनेशन में चला गया है, आइसोलेशन में चला गया है। जब से हाफिज साहब आए हैं, हाफिज साहब नो डाउट के आर्मी के जर्नैल हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को लेके चले हैं उस हिसाब से पाकिस्तान इस वक्त लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। कहां अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दुनिया की सुपर पावर, और एक ईरान, उन जैसे मुमालिक में अगर वो मुज़ाकरात करवा रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की ये कामयाब सफारतकारी है। सही। पाकिस्तान अपने आप को दुनिया में मनवा रहा है। सही। हाँ, अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस वक्त तन्हाई का शिकार है। भारत तन्हाई का शिकार सिर्फ मोदी सरकार की वजह से है। ठीक है। हमें आम आवाम से कोई गिला नहीं है। उन्होंने उनको इलेक्ट किया कि जनाब ये आएंगे तो भारत के अवाम की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। वेलफेयर के काम करने की बजाय
अवाम को उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया, बल्कि यूं कहा जा सकता है भारत को उन्होंने एक दीवार के साथ लगा दिया। बल्कि यूं मैं थोड़ा सा मजीद इस बात को एक्सटेंड करूं तो भारत को एक आइसोलेशन में, एक तनाई में आके खड़ा कर दिया मोदी ने, पूरी मोदी ने। ठीक है, पूरी दुनिया इसराइल को गासिब समझती है और भाग के मोदी जी ने उनके साथ इत्तेहाद कायम किया। बिल्कुल। हालांकि मोदी का जो इत्तेहाद था या जो दोस्ती थी वो ईरान के साथ चाबहार ट्रेड वगैरह वो ईरान के साथ कर रहे थे। हाँ, पब्लिकली अवाम, पाकिस्तानी अवाम में भी ख्वाहिश थी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, अवाम ये कहती है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट मोदी है। लेकिन एक अगर मुझे इजाजत दे तो एक सेंटेंस में इस बात पे जरूर कहूंगा कि बेहतरीन कौम है पाकिस्तान। आज तक कोई शिद्दत पसंद यहां का हुक्मरान नहीं बना। आज तक कोई शिद्दत पसंद वोट लेके असेंबली में वजीर आजम नहीं बन पाया, कोई सदर नहीं बन पाया। वजीर आजम दूर की बात है, मेंबर असेंबली जो है ना वो भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन वहां मोदी जैसे लोग जो हिंदुत्वता पे बिलीव करने वाले लोग हैं, हिंदुत्वता पे बिलीव करने वाले लोग हैं, अखंड भारत का नारा लगाने वाले लोग हैं, वो इक्तदार में आ गए, वो वजीर आजम बन गए। अभी जो अखंड भारत की आप बात कर रहे थे कि अमित शाह कह रहे थे, अमित शाह साहब अगर ये भारत अखंड भारत का जो आपने सोचा हुआ है पूरा हो गया तो आप कहां स्टैंड करेंगे? और हिंदुत्वता इतना मजबूत हो गया तो भारत का जो सेकुलर फेज था, पूरी दुनिया एक फेज को जानती थी, वो तो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने। बिल्कुल ठीक, आपका बिल्कुल ठीक है। बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर हम सिर्फ अखंड भारत के ऊपर लेके चलेंगे तो बाकी फिर कौमें कहां जाएंगी, बाकी जो है वो सिस्टम कहां जाएगा, और जो एक सेकुलर फेस है वो यकीनी तौर पे बड़ी बुरी तरह डिस्ट्रॉय होगा। सॉरी, अच्छा कामरे साहब ये जो अभी बात हुई है और खासतौर पर अभी जो अपना शुक्ला साहब ने कहा कि जी भारत के अंदर जब कॉम्प्रोमाइज किया गया इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद ही जो था वो मोदी जीता है और 240 सीटें ली है। लेकिन अगर हम उससे पहले अगर हम देखते हैं तो मोदी की खासतौर पर बीजेपी की बात करता हूं सॉरी माजरत, तो बीजेपी ने नारा ये लगाया था कि अब की पार 400 पार, लेकिन वो बड़ी मुश्किल जो है वो 240 के ऊपर आए हैं। तो एक तो ये चीज है, और आने वाला अब जो अभी बल्कि यहां तक भी कहा जा रहा है कि जो बिहार का जो इलेक्शन है, जो अभी आने वाला इलेक्शन है, सारी चीजें वो सारी की सारी मोदी एक दफा फिर यानी कि बीजेपी फिर जीतेगा। लेकिन उसके बाद का जो सिनेरियो होगा, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ही जो है वो जैसे कांग्रेस है या वो आपकी आम आदमी पार्टी है, क्या उनके आने से पाकिस्तान और भारत की कुछ चीजें नॉर्मलाइज होंगी क्या, या टसल इसी तरह बढ़ती जाएगी? देखिए, पहले तो जो अखंड भारत की बात यहाँ चल रही है, तो मैं उस पर कमेंट ये करना चाहूंगा कि वो अखंड भारत नहीं बल्कि जो अभी मोदी रजीम है इन्होंने उसको खंडर बना दिया। खंड की जगह खंडर का जो है ना वो लफ्ज इस्तेमाल कर लें तो भारत को खंडर कर दिया। और उसके अलावा जो अमित शाह के बयान की आपने बात की कि दो ही रियासतें इसराइल और भारत की वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जुमला जो है ना उनका मैं पूरा कर देता हूँ कि दो ही रियासतें हैं जिन दोनों को बहुत बुरी तरह मार पड़ी है। अच्छा। जो दोनों इस वक्त दुनिया में आइसोलेशन का शिकार है और उनकी मदद को कोई नहीं आ रहा, बल्कि इसराइल के तो मेयर जो है वो भी रोते हुए उनकी वीडियोस भी आ रही है। उनके एक शहर के मेयर जो उन्होंने वो भी किया। तो ये सारी जो चीजें है ना ये मुस्तकबिल का पेशखामा है ना। अभी जो भारत में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, आइसोलेशन का वो शिकार है, ईरान को जो है वो वहां पे टोल भी दे रहा है, मतलब बिल्कुल तनहा वो रह गया है। इसमें बाद में बात चल रही है, उसी पॉइंट के ऊपर ही आ रहा हूँ यहीं से करते हुए। तो ये सारी चीजें आगे बता रही है कि जो अभी उनके वहां पे जो इलेक्शन होना है, अगर वो धांधली से जीत भी जाते हैं तो ये वक्त जो है वो ज्यादा देर वो आइसोलेशन में रहेंगे नहीं। सही, ठीक है, क्यों उनको मजबूरन जो है वो करना पड़ेगा। काफी हद तक उन्होंने घुटने टेके भी हैं। अभी आखिरी वो क्या कहते हैं, मरता जो डूब रहा होता है ना, वो आखिरी हाथ को मार रहा होता है, ठीक है, तो वो तिनका भी उनको नहीं मिल रहा ना। तो जब वो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे वो, उसके बाद उनको वही करना पड़ेगा। उनको जल्द समझ आ जाएगी कि इस खित्ते में हालात नॉर्मलाइज होंगे तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं, वरना जो इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर भी उनका कंट्रोल जो है वो खत्म हो गया। बांग्लादेश से सपोर्ट भी अब उनको नहीं मिलेगी, वहां भी काम खत्म हो गया, मालदीव वगैरह भी नहीं है। तो ये आने वाले जो इलेक्शंस भी हैं, मुझे तो वहां भी बीजेपी जो है उसकी कोई खास अच्छी सूरत हाल नजर नहीं आ रही।
और उनको पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने पड़ेंगे। ये अब उनकी मजबूरी है। पाकिस्तान तो हमेशा अमन की ख्वाहिश करता है, आज भी ख्वाहिश हमारी अमन की है, लेकिन अपने मुल्क में जो है इस कॉस्ट के ऊपर नहीं कि आप यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करते रहें, यहाँ पे आप सपोर्ट करते हैं, बल्कि अब तो अफगानिस्तान के अंदर भी जो रॉ का नेटवर्क था उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने करीब करीब तो सारा काम जो है वो निपटा दिया। तो अब इंडिया के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल जो होगी उसको समझ भी आ रही है कि अब वो ना प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान को कर सकता है, ना बराह रास्त वो पाकिस्तान के साथ जंग कर सकते, और ना ही किसी भी मुश्किल सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान जो है इस वक्त एक इंटरनेशनल और अहम इंटरनेशनल, एक बड़े इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर जो है पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। ठीक होगा। अजय भाई, आपने ये बात सुनी, ये तो चले ठीक है, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी और हमारा जो नैरेटिव था या यहाँ का जो नैरेटिव था वो यकीनी तौर पे आपने सुन लिया। लेकिन सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें बार बार बात हो रही है अमित शाह साहब की, शंकर साहब की, मोदी साहब की, लेकिन सर अभी जो उन्होंने जो बात कही है कि ग्रेटर इजराइल और अखंड भारत की राह के अंदर सिर्फ दो जो ऐसी कौमें हैं जो कि खड़ी हैं, एक उन्होंने ईरान का नाम लिया और एक उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। चलो ठीक है, मान लेते हैं सर पाकिस्तान के साथ टसल होगी। सर ईरान के साथ किस चीज की टसल है सर? आपके सर 5000 साल से जायद के तो आपके सकाफती, आपके तारीखी, यानी कि हिस्टोरिकल आपका उनके साथ रिलेशनशिप है, आपका जो चीजें आपकी ईरान के साथ है, आपका उनके साथ जो है पैक्ट भी हो चुका है, डिफेंस एक नहीं आपके 2 पैक्ट उनके साथ हो चुके हैं, 4 बहा, इतनी ज्यादा आपकी वहां पे इन्वेस्टमेंट थी। वो ठीक है, माना वो जिनके मनी मैनेजर मोदी साहब हैं, वो पैसा उनका लगा, अब वो ये लड़ाई हुई है तो उनका वो पैसा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया वहां पे। लेकिन सर कल्चर की अगर मैं बात करता हूं, मैं कौम की बात करता हूं, भारतीय कौम की और ईरानी कौम की बात करता हूं, सर वो तो सर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो सर ये क्या ऐसी चीज आ गई है कि इंतहाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बावजूद भी आप एक कौम को और एक मुल्क को सफाई हस्ती से मिटाने की बात करना शुरू कर दी सर आपने? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा, आप जब कहते हैं कि आपका ऐसा रिश्ता था और आपका वो था कि 5000 साल या इतने हजार साल, सर तो बगैर पाकिस्तान के पूरा नहीं होता है। हाँ, ये आपका पॉइंट वैलिड है सर, क्योंकि जो ईरान की सल्तनत थी एक वक्त में, राजा सुमेर क्या करके नाम था, तो उस वक्त में ये जो आज मौजूदा पाकिस्तान है, कश्मीर का हिस्सा है भारत का, और जो इधर पंजाब का इधर का पूरा हिस्सा है, ये हिस्सा सब मिला करके उस समय उसी के पास था। सर अफगानिस्तान का भी आधा कन्हार जो सूबा तक, वहां तक वो तो उसी के कब्जे में था ना सर, पर्शियंस के। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। तो ईरान से कोई रिश्ते ये नहीं है, और ईरान से रिश्ते हमारे खून के भी हैं। हाँ। क्योंकि जो माइग्रेशन हुआ था, जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो ईरान से माइग्रेट हुए लोग ही हैं जो इधर आपको ये सारी कौम मिलती हैं, जो जिस तरीके से एक मजबूत कौम मिलती है। तो स्वाभाविक सी बात है। तो पहले तो ये है कि रिश्ते तो हमारे आपके दोनों के बिल्कुल है सर, ये अलग की बात है कि आज हम अलग मुल्क हैं, लेकिन सच्चाई ये है, तो इसलिए काफी कुछ हमारे और आप में और उनमें तमाम सारी जो है समानताएं भी मिलती हैं। बिल्कुल सर। अब मौजूदा हालात में जो जी, अगर बुरा ना बनाया सर, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि सर देखिए, दीवारें जो होती हैं वो तो सर 2 भाइयों के, यानी कि एक जो मुश्तरका घर होता है उसके दरमियान भी आ जाती है, लेकिन सर प्यार मोहब्बत तो खत्म नहीं होना चाहिए ना सर, खून का रिश्ते या जमीन का रिश्ता तो नहीं खत्म होता ना। लेकिन अमित शाह साहब ने जो बात कही है सर, वो बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सर सिचुएशन पैदा होती है ना सर उससे। नहीं, बिल्कुल मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, और मैं यही तो कह रहा हूं कि जो हालात आज पैदा है जी, ये पैदा इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने जिस तरीके से मतलब एक प्रकार से बीच में खाई पैदा कर दी है और जो जहर पैदा किया है उसकी वजह से। आप एक बात बताइए, 1971 की लड़ाई होने के बाद भी मोहब्बत बनी रही, रोटी बेटी का रिश्ता बना रहा, चीजें चलती रही। आज क्यों ये हालात पैदा हो? क्योंकि शायद ऐसे हुक्मरान आ गए कि जिनकी राजनीति ही दोनों को लड़ा के चलने लगे। तो कांग्रेस के मामले में तो सर अब मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों को हमेशा ठंडी हवा ही मिली है सर। कांग्रेस जो भी, जब आपके भारत में जब कांग्रेस की जब भी हुकूमत रही है और पाकिस्तान में जिसकी मर्जी हुकूमत हो, तो दोनों मुल्कों की आवाम को तो ठंडी हवा मिली है। लेकिन सर जैसे ही बीजेपी आई है तो उस वक्त से लेके आज तक सर आपके ऊपर भी शोले बरस रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ही शोले बरस रहे हैं सर। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं
कि आप याद करिए राजीव गांधी ने दाक्षेस बनाया था, जो दक्षिण एशिया का जो संगठन बनाया था, और उसके बाद में कैसे सारे ये देश एक बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन ताकतें नहीं चाहती हैं कि हम आप मजबूत होकर आगे बढ़े, एक चुनौती बन जाए। सही। और इसलिए वो इस तरह के हालात पैदा करते हैं कि आप लड़ते रहिए तो कहीं पर भी, और आवाम के बीच में भी जहर घोलने की कोशिश करते हैं, हालांकि उतना है नहीं है, लेकिन फिर भी हुआ है। और ये किया है दोनों तरफ की जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, ठीक है, और उन्होंने ही किया है और उन्होंने ही जहर बोया है। तो इसलिए मुझे लगता है इस कारण हम तमाम तरह के नुकसान उठा रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में और भी उठाएंगे। चलिए ठीक है सर, मैं एक क्वेश्चन सर आपसे, आप मुझे जरा उसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं दोबारा खालती साहब की तरफ आता हूं। सर, जब पूरी दुनिया ने, जब ये जो है आपका जो है आपने हरमुज जो है जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज जो है, जब उसको ब्लॉक किया ईरान ने, तो उसने साथ में उस वक्त ये कहा था कि जो भी मुल्क यहां से गुजरेगा वो हमें टूल टैक्स दे के गुजरेगा या हमें पैसे दे के गुजरेगा। तो मां सिवाय भारत के दुनिया का कौन सा मुल्क है सर जो कि अपने जहाजों को वहां से पैसे दे के वहां से गुजार रहा है? क्योंकि सर आज की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत जो है वो $2 मिलियन पर शिप, $2 मिलियन पर शिप पे कर रहा है, लेकिन वो पैसे जो है वो चाइना में एक अकाउंट है, चाइना में वो पे हो रहे हैं और युआन करेंसी के अंदर पे हो रहे हैं, जो कि ईरान के बाद में अकाउंट में जाएंगे। तो सर ये क्या, ये किस किस्म का प्रेसिडेंट सर जो है वो भारत जो है वो सेट कर रहा है बाकी पूरी दुनिया के लिए? सर देखिए, मुझे नहीं लगता है कि भारत ने कोई ऐसा पेमेंट किया है। अच्छा। और ये बात मुझे लगता है अभी तक गलत है। ओके। और इसके बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी तक मैं कह सकता हूं कि भारत ने कोई पेमेंट नहीं किया है। ये इस आधार पे नहीं कह रहा हूं। अच्छा। ये इंडिया में जो ईरान की एम्बेसी है उसने ये बात कही कि भारत ने कोई पेमेंट अभी तक नहीं किया है, ठीक होगा, और ना हमने उनसे अभी मांगा है। उन्होंने कहा कि ये हमने जो जहाज गुजरने की मंजूरी दी वो इसलिए दी क्योंकि यहाँ की आवाम हमें बहुत प्यार करती है। ठीक है। और उसने यहाँ की क्या हुकूमत को लेके नहीं कहा, उसने कहा कि यहाँ की आवाम प्यार करती है, इसलिए हम उसकी मोहब्बत में ये कर रहे हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अपना खालती साहब, ये जो भी बात हुई है, देखिए आज अगर जैसा ये उन्होंने कहा कि 2 जहाज गुजरे हैं, लेकिन अगर वैसे असूली तौर पे अगर हम देखते हैं तो भारत समेत पूरी दुनिया, अब जैसे जापान आपको पता है सबसे ज्यादा वो इंपोर्ट करता है, वहां से लिक्विड गैसेस भी लेता है, हीलियम वहां से लेता है, क्योंकि वो, और ताइवान के साथ पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो तो हीलियम के ऊपर चलती है, क्योंकि वो माइक्रो प्रोसेस जो चिप है उसके अंदर आपको पता है हीलियम होती है। LNG जो है अगर वो बंद हो जाए पूरी दुनिया के अंदर तो जितनी भी आपकी MRI मशीन जो है वो सारी की सारी वो भी बंद हो जाएंगी। तो जापान के अंदर जो है वो अभी पहला जो यानी कि पहली शिपमेंट जो है वो आज पहुंची है सर वहां पे। लेकिन पाकिस्तान का जो है वो हर जो है ना वो 2 दिन के बाद 1 या 2 वहां से शिप्स आ भी रहे हैं और यहां से शिप्स जा भी रहे हैं। तो सर आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर जो ये चीजें हैं, और पाकिस्तान जो है, जैसे भारत के अंदर ये बात हुई है तो मैंने उनसे शुक्ला साहब से पूछा, उन्होंने कहा नहीं ये भी ऐसा कोई फाइनल नहीं हुआ कि हमने कोई पेमेंट की है, लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ भी कोई इसका प्रोसेस है, या पाकिस्तान के साथ उनकी प्रॉपर जो पुरानी दोस्ती चल रही है, अब की जो दोस्ती है, जो राइट नाउ जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान के किसी भी जहाज को ना रोका जा रहा है ना उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स लिया जा रहा है? देखिए, ईरानी जो है विजनरी लोग हैं, ठीक है, चाहे उनकी लीडरशिप ये 3rd टियर है या 4th टियर है, जो 1st टियर थी उनकी तो वो डेथ हो गई, उनको मार दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के बढ़ते हुए रोल को ना सिर्फ ईरान समझ रहा है बल्कि पूरी दुनिया भी समझ रही है। ठीक है। अब इस जंग के बाद जब खत्म होगी या अभी भी जैसा कि चल रही है, तो दुनिया में नए अलायंसेस बनने जा रहे हैं। ठीक है। उन अलायंसेस में पाकिस्तान एक अहमियत अख्तियार कर गया है। ठीक है। अब पाकिस्तान के जहाज अगर वहां से नहीं गुजरेंगे तो किसके गुजरेंगे? ठीक हो। जो मुज़ाकरात करवा रहा है, जो मैं समझता हूं कि एक तरह से खित्ते का चौधरी बन गया हुआ है। अब चौधरी को आप कहें कि जनाब आप टोल टैक्स दे के जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। शुक्ला साहब की एक बात मुझे कमाल लगी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो नफरत है इसको खत्म किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। शुक्ला साहब, मैं आप आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप
जैसे लोग वहां पर जो तरक्की पसंद सोच रखते हैं और हम जैसे लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, नफरत कभी नहीं देखना चाहते, ना नफरत कर सकते हैं। हम चाहते हैं जैसे दुनिया नए अलायंसेस में एंटर हो रही है, दाखिल हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया को, पाकिस्तान ईरान को, पाकिस्तान रशिया को, इसी तरह इंडिया, चाइना, रशिया, ये बहुत बड़ा अलायंस बन जाए जो अमन के साथ रहें और आपस में तिजारत करें और कहीं भी प्रॉक्सीज की सूरत में लड़ाई ना हो। इंडिया कभी BLA BRA को सपोर्ट ना करे, TTP को सपोर्ट ना करे और इंडिया कभी भी अफगानिस्तान को सपोर्ट ना करे, तालिबान को सपोर्ट ना करे कि पाकिस्तान स्टेबलाइज किया जा सके। अगर ये चीजें हम कर लें तो मैं कहता हूं हमसे ज्यादा बेहतरीन हमसाया कोई नहीं होगा। हम तो अमन के दाई हैं। हम हमेशा चाहते हैं इस खित्ते में, इस मुल्क में और चाहे बॉर्डर के उस पार भी कहीं खून ना बहे। हम तो खून बहता हुआ देखना भी नहीं चाहते, यही हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हमारा जो खित्ता है जरखेज खित्ता है। आपका खित्ता हो या हमारा खित्ता हो, इस पे तो इंट्रूडर्स आए थे, बहुत से लोग आए थे जिन्होंने हमले किए थे। हम तो कभी लड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि हमें तो ये ताना सहना पड़ता है। यहां पंजाब वाले कहते ये तो लड़ने वाले नहीं है, इन्होंने तो हर हमला अवर को वेलकम किया, खुशामदीद कहा है। जी खुशामदीद कहा है। अब ऐसे लोगों को कभी इल्जाम लगाया जाता है कि जनाब ये दहशतगर्दी करते हैं। वो भाई ये दहशतगर्दी कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इनकी अमन की ख्वाहिश है। अब ये जो नए अलायंस बनने जा रहे हैं, मेरी भी ख्वाहिश है, तमाम हमारे जो 24 करोड़ अवाम है उनकी भी ख्वाहिश है। और मुझे लगता है आप समेत, अजय शुक्ला साहब, आप समेत वहां के जो इंडियन आम अवाम है उनकी भी ख्वाहिश होगी कि हम मिलजुल कर रहें, लड़ाई झगड़ा ना हो और हम एक ही अपना स्टेट के अंदर रहें। बेसिकली हमारा एक ही ग्रुप हो, हमारा धड़ा एक ही हो। जी जी ठीक, बिल्कुल ठीक हो, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा कामरे साहब, ये जो भी बात की और खासतौर पे खालकी साहब ने जो बात बताई है और बड़ा अच्छी इन्होंने पॉइंट एक दिया है। एक बात मैं कहना, जी, अगर इजाजत दें, हमने तो इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था। हम तो इंडिया के साथ कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे, ना लड़ेंगे। हम कभी प्रॉक्सीज पे बिलीव ही नहीं करने वाले। हम अमन के लोग हैं। यही अमन का आपको हम सौंपते हैं कि ये अलम उठाए, अमन का अलम उठाए, पूरे इंडिया में घूमे, अपनी आवाम को जगाएं और कहें कि मोदी सरकार से कहें कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएं। शुक्ला साहब ने भारत में रहना है सर। नहीं अच्छी बात है। अमन का एजेंडा उठाने से उन्हें कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल ठीक हो। अच्छा कामरे साहब, जिस अभी बात की है खालकी साहब ने, और कि दुनिया में नए अलायंसेस बन रहे हैं, एक जो बहुत बड़ा अलायंस बनता जो हमें नजर आ रहा है, उसके अंदर जो है वो रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, तुर्की है और ईरान है। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो किसी हद तक हमें सऊदी अरबिया भी इसमें शामिल होता नजर आ रहा है, हमें कतर भी इसमें शामिल होता नजर आ रहा है। आप ये कह लें कि जो आपका मशरक वुस्ता के जो ममालिक हैं, जो की प्लेयर्स हैं, वो प्लस जो है पाकिस्तान, ईरान, अपना रशिया, चाइना और तुर्की, सब भारत को आप कहां देखते हैं? क्या भारत को दोबारा आप सिर्फ अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ ही देखते हैं, या इन ग्रुप में कहीं पे बस की पीछे सीढ़ी पे लटका हुआ भी देखते हैं कि नहीं सर? देखिए, भारत जो है ना वो आज भी तारीख के गलत साइड पे खड़ा है। और आप ये देखिए कि एक वक्त में यहाँ बात होती थी कि भारत जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इस खत्ते में वो सब कुछ इसी के थ्रू करता है। सही। लेकिन मैं अब उन्हें ये पूछता हूँ कि होना मन है, होना आराम है? नहीं, होना आराम है। ठीक है, ठीक। क्यों? कि उसकी रीजन ये है कि वो आज भी इस खत्ते में वो बैठकर वो इसराइल की प्रॉक्सी बन के जो है वो ऑपरेट करना चाह रहा है। ठीक है। तो अब जो आने वाले दिन है, क्लियर होगी ये लाइन। एक तो ये कि अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। ठीक हो गया। ये 32वां दिन है। आज जो उनका ये कहना था कि भाई अब यहां तक कि अगर आपने हुर्मुज़ नहीं खुलता तब भी अब वो जंग बंदी चाह रहे हैं। फिर वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, बिल्कुल, और हमारी आपकी तो नहीं है। और वो दुनिया के ममालिक को कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने हमारा साथ नहीं दिया, तब ठीक है, खुद जाओ और जाके आपने अपना तेल ले लो। इसका मतलब ये है कि अब दुहाइयां दे रहे हैं कि भाई हमें आपने तनहा छोड़ दिया। अब वो ये पहले होता क्या था, आपको याद होगा, आपकी ज्यादा ग्रिप है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, आपने तारीख की ज्यादा पढ़ी भी है, देखी भी है, कि ये होता था कि वो अमेरिका के बेड़ी बेरे सिर्फ ये खबर आती थी ना वो चल पड़े हैं तो जंगबंदी भी हो जाती थी, मामला बदल जाते थे, हुकूमतें बदल जाती थी। और अब क्या वो बेड़ी बेरे जो है वो तबाह हो गए।
वो भटकते फिर रहे हैं, उनके तो पुर्जे भी नहीं मिल रहे कि वो कहाँ गए। सर वो फिलिपाइन के पास कहीं खड़ा है, वो अपना वहां पे वो मरम्मत वगैरह करवा रहा है। ठीक है, तो ये हाल हो गया है। तो इंडिया को सीखना चाहिए कि ये रीजनल अलायंसेस का दौर है, रीजनल कोऑपरेशन है। इंडिया सर आइसोलेशन के अंदर है, आइसोलेशन के अंदर है। इसका मतलब आपका पॉइंट ये है कि वो इंडिया जो है वो इजराइल के साथ ही जाएगा। ठीक होगा, ठीक होगा। अच्छा, अब हम आते हैं इसके ऊपर जो जिस तरह भी आपने बात की है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो उसके बयानात के ऊपर, और वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो है खालिदी साहब, उसमें अभी लेकिन जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही, चले हम ये तो मान लेते हैं, वो कहते हैं ना कि अपना सुकियां फूता मार रहा है या धमकियां ला रहा है, खाली पेट डकार ही मार रहा है ना इस वक्त कि जी मैं 4 से 6 हफ्ते के अंदर तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन सर इटली ने जो आज किया है, सर इटली जैसे छोटे से मुल्क ने जो आज किया है, सर उसको किस नजर से देखते हैं सर आप? ठीक है जी, इटली को ऐसा ही करना चाहिए था। ठीक है। और जैसा फ्रांस ने किया ये अच्छी बात है, इसी तरह बरतानिया ने किया था। अब ये जो नाटो अलायंस है या जो यूरोप है, ये अमेरिका से कट करता जा रहा है। ठीक है। मैं फिर उसी तरफ आ रहा हूं कि जब दुनिया का एक वर्ल्ड ऑर्डर ही तब्दील हो जाएगा, सही, तो अब दुनिया को अमेरिका की जरूरत नहीं रहेगी। सो यू आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू रीराइट द हिस्ट्री। दुनिया मल्टीपोलर होने जा रही है, यूनिपोलर नहीं रहेगी। न्यू डायमेंशन। ठीक है। यूनिपोलर नहीं रहेगी, अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा, खत्म हो गया। आप कहें जी अमेरिका सुपर पावर है, भाई ईरान ने आपको चैलेंज कर दिया। आपका बेशक एजेंडा नहीं था जब आप आयतुल्लाह खुमैनी साहब को ही शहीद करने आए थे, आपने कर दिया। फिर आपके एजेंडे में शामिल हो गया कि आपने अपने हुर्मुज पे कब्जा करना है और खाक जो जजीरा है उस पे कब्जा करना। और दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। आप पूरी दुनिया की फोर्सेस ले आए, आप फुट सोल्जर वहां भेज दें। सोल्जर ऑन बूट्स अभी तक हुए नहीं सर। आप भेज दें, वहां कब्जा कर लें, लेकिन आप कब्जा ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की जो स्ट्रेटेजिक कंडीशन है वो ईरानियों को सूट करती है, फॉरेनर्स को नहीं करती। क्योंकि उनका अपना घर है ना सर, उनका अपना घर है, वहां पहाड़ रेगिस्तान वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से अमेरिका जो है हर तरफ से हजीमत उठाएगा, ठीक, और उठा भी रहा है। हाँ, एक और बात, शुरू में आप लोगों ने कहा था कि जो अमेरिकन सदर होता है कभी वो बेवकूफ नहीं होता। नहीं, मैंने तो नहीं कहा सर। शायद मुझे इंप्रेशन मिला। नहीं सर, मैंने ये कहा था कि दुनिया का सबसे ताकतवर फौज रखने वाला मुल्क का सदर जिसने ये बात कही है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रखने वाले मुल्क के सदर ने ये बात कही है। जी, मैंने ये बात कही थी। जी ठीक जी सर, ये नहीं था कि वो बेवकूफ नहीं हो सकता। हाँ जी, सर मैंने भी जवाब, मैं भी जवाब दूंगा। जी बिल्कुल। हाँ, मैंने पाकिस्तान में देखा, मोस्टली लोग कहते हैं जी ट्रंप बेवकूफ है। अमेरिकी सदर कभी बेवकूफ नहीं होता, बेवकूफाना हरकत जरूर करता है। जिसकी वजह से हम जज कर रहे होते हैं कि शायद बेवकूफ है। नहीं, वो कहाँ बेवकूफ है, वो जंग इसराइल की लड़ रहा है ईरान के खिलाफ, पैसा कहता है जी मैं लूंगा किससे, सऊदी अरब से लूंगा और कतर से, यूएई से। बस जब वो नुकसान उनसे पूरा कर रहे हैं तो वो बेवकूफ तो ना हुआ ना, बेवकूफ तो ना। अच्छा सर, एक चीज मैं अगर ऐड करूं, बुरा ना बनाए सर, आज ही मैं बल्कि देख रहा था, आर्काइव में ढूंढ रहा था, तो आज से 38 साल पहले, उस वक्त ये जो डोनाल्ड ट्रंप था ये सिर्फ एक बिजनेसमैन था, और उसने अपने, इसका आपको पता है इसके अपने चैनल है, न्यूज चैनल इसका अपना है, तो वहां भी इंटरव्यू में इसने बात की थी कि ईरान के ऊपर हमें हमला करना चाहिए, उसका पूरे का पूरा तेल हमें अपने काबू में करना चाहिए, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर कब्जा करने की बात ये आज से 38 साल पहले एक इंटरव्यू के अंदर कह चुका है। इट मींस कि अब जो यहां पे इसने ये हमला किया है, यानी कि बहाना तो कुछ और था, असल मकसद जो था वो सिर्फ तेल के ऊपर, वेनेजुएला हमने देखा सिर्फ तेल के लिए किया। तो सर क्या ये इस चीज को अगर आप इसमें ऐड करें, अब बताएं सर। जब किसी भी कौम में, चाहे वो अमेरिकी कौम हो, बिजनेसमैन सियासतदान बन के वजीर आजम या सदर बन जाएगा तो वो यही करेगा। ठीक है, दुनिया में तबाही ले आएगा, जो कि अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कर रहा है। तेल पे कब्जे के लिए उसने वेनेजुएला का सदर उठा लिया, उसको लगता था कि ईरान भी ऐसा है, आयतुल्लाह खुमैनी साहब को शहीद कर दूंगा या उठा लूंगा, फिर मैं यहां भी कब्जा कर लूंगा। लेकिन ईरानियन एक कौम है, ईरानियन फाइटर है, उन्होंने साबित किया ना, उन्होंने साबित किया। हम जो मर्जी कहें, दुनिया जो मर्जी कहे, भाई देखे 39 लेयर्स हैं उनकी। उनके बच्चे लड़ने वाले, बिल्कुल ऐसे वो घरों से निकलते हैं, वो बेखौफ होकर लड़ते हैं, कहते हैं जी हमें नहीं पता कब हमारी जिंदगी की शाम हो जाए। अब ऐसी कौम से लड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, उनकी ट्रेनिंग है कि अपनी जमीन की
अपने वतन की हिफाजत करनी है, उसकी हुर्मत के लिए लड़ना है। ठीक हो गया सर। और एक शख्स बिजनेस के लिए आ रहा है, जहां उन्हें लगेगा मैं लॉस में जा रहा हूं तो वो छोड़ के चला जाएगा, उसके लिए छोड़ के जाना आसान होता है। बिल्कुल सही होगा, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा कामरे साहब, अगर मैं इसी जानब अगर देखता हूं तो नेतन्याहू का पहले तो ये कहा जा रहा था ना कि वो यानी कि वो इलिमिनेट कर दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया है, उसके ऊपर उसको मार दिया गया है, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि वो आया और उसके बाद जो कुछ भी था, ठीक है, वो हाइबरनेशन में चला गया था, अब वो बाहर निकले। तो अभी उन्होंने कहा है कि ईरान की इस्लामी जमहूरिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि इसका जंग का जो मकसद था वो ये नहीं था, पहली बात। दूसरी, इसी के अंदर एक चीज मैं आप ऐड करूंगा कि वो ईरानियन जो कि यूरोप में बैठे हुए हैं, जो कि 40-40 साल से जब हुआ था पहला हुआ और उसके बाद सेकंड में जो यहाँ से भाग के गए, जिन्होंने जिंदगी में कभी ईरान की हवा तक नहीं सूंघी, देखना तो बड़ी दूर की बात है, यानी कि वहां से हवा तक भी नहीं सूंघी, वो बड़े बड़के मारते फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस डोनाल्ड ट्रंप और गॉड ब्लेस अमेरिकन आर्मी, कि वो वहां पे जाएं और जाके तमाम तर चीजों को तबाह बर्बाद करें और यहाँ पे जो है ना नई रजीम को लेके आए। और नेतन्याहू का जो भी पॉइंट है ये, इसको भी सर इसमें आप देखें, उसने कहा जंग हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम वहां पे इस्लामी जमहूरिया को खत्म करना है। सर आप क्या कहते हैं, आपका पॉइंट क्या है, योर टेक क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब है। वहां से रिजीम चेंज करने में तो वो नाकाम हो गए। उन्होंने यही इस तरह का जो लॉलीपॉप है वो दिया ट्रंप को, और वो खुद अब इस गुस्से में है, बल्कि उन्होंने जेडी वैंस को कहा कि भाई तुमने कहा था, तुम्हारे से बात की थी, और बल्कि उन्होंने जाके फिर नेतन्याहू की भी क्लास ली है कि भाई तुमने कहा हमें फंसा दिया, क्योंकि जो उन्होंने बताया, जो लाइन ऑफ एक्शन दिया होगा, प्लान दिया होगा, भाई ये इतना आसान है। ऑडियो सर लीक किसने कर दी है, जेडी वैंस की और उसकी? कोई आइडिया है सर आपको नेतन्याहू की? सुना है काफी लते लिए गए नेतन्याहू के। अब देखें ना, ये तो दुनिया में डिफरेंट एजेंसीज तो ऑपरेट कर रही हैं ना, वो कहीं कुछ हुआ होगा, इस हवाले से इंफॉर्मेशन मेरे पास तो ये भी हो सकता है कि सीआईए ने खुद किया हो सर, हो सकता है। वहां भी तो देखे ना, ट्रंप से भी तो तंग है ना लोग वहां पे, ठीक है। तो अब बिल्कुल सही, क्योंकि सर देखे ना 70 लाख से ज्यादा, 80 लाख से ज्यादा लोग जो है सड़कों के ऊपर आ गए हैं, बिल्कुल, और वो नो किंग्स मूवमेंट चली। तो वही जो आपने भी बात, जो सवाल आपका था उसकी तरफ ही आते हैं। तो एक तो ये है कि वो इसमें तो नाकाम हो गए, ठीक है, बल्कि ये हुआ कि इस सारी एपिसोड के बाद ये जो कुछ उन्होंने किया है, इसमें ईरान के अंदर जज्बे ज्यादा मजबूत हो गए, ठीक है, क्योंकि जो मुसलमान होता है वो तो समझता है कि शहादत का जज्बे से हमेशा सरशार होता है वो, ठीक है, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन नमाल गनीमत न किश्वर कुशाई, ठीक है। तो अब आपने उनको और मजबूत कर दिया इस हवाले से, जज्बाती तौर पे भी एक रूहानी वाबस्तगी भी आयतुल्लाह साहब के साथ थी, तो आपने एक तो ये, इससे तो आप भूल जाएं कि ये तो नहीं होने वाला। दूसरी चीज ये होगी कि वो नाकाम हो गए, अब तो वो यही कुछ कहेंगे ना कि और क्या कहेंगे कि हमारा ये भी मकसद नहीं था, हमारा ये भी मकसद नहीं था, हम ये भी नहीं करेंगे तो हम वो भी नहीं करेंगे। अब सिवाय इसके कि वो क्या पंजाबी में कहते हैं, घुंघलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके हाथ में, बल्कि वो दुनिया में साबित हो गया है कि वो नाकाम रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दो मुल्कों को सही मार पड़ी है इस तरह की हरकत करने के बाद, एक हमारे पड़ोस में भारत और दूसरा इसराइल। लेकिन अगर आप दो मुल्कों की बात करें, मैं इसमें आप अमेरिका को जरूर ऐड कीजिएगा, सॉरी अमेरिका और यूएई, तीनों यानी कि दो मुल्कों और को भी आप ऐड करें, क्योंकि ये दो ममालिक ऐसे थे जो कि यूएई जो था वो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल हब बना हुआ था, और वो ये समझ रहा था कि पूरी दुनिया के, क्योंकि पैसों का जो लेन देन है, चाहे वो व्हाइट हो चाहे वो ब्लैक हो, वो हम हमारे थ्रू हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। वो हेवन बन चुका था ना, और अमेरिका ये समझ रहा था कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो कि उसको रोक सके। हाँ नहीं, वो तो मैंने पहले कह दिया ना, वो तो मैंने इससे पहले सवाल में कह दिया था कि जो अमेरिका है वो तो सुपर पावर रहा ही नहीं रहा, ठीक है, उसकी वो तो बुरी तरह पिट गया है ना, वो तो बल्कि अब वो दुहाइयां दे रहे हैं, वो इसराइल को भी, उसको नेतन्याहू कह रहे हैं कि यार किधर फंसा दिया तुमने, मरवा दिया, क्योंकि अब एक्सपोज हो गए। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि सुपर पावर हो और उससे मुल्क इनकार करने के तुम्हारे तैयार यहाँ पर लैंड नहीं करेंगे, तुम्हें एयर स्पेस हम नहीं देंगे, उसकी मदद को कोई आएगा नहीं। तो बहरहाल ये जो है ना, ये समझ लें कि ईरान ने जो है ना ट्रंप के ताबूत में तो बेसिकली जो खालकी साहब ने बात की थी कि एक नया जो है वो डायमेंशंस बाहर आ रही है, वर्ल्ड ऑर्डर, नया एक वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, और वो मल्टीपोलर होगा, सिंगल एक पोल के ऊपर नहीं। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा खालकी साहब, इसमें अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान का जो है ना वो और चीन दोनों ने एक मुश्तरका इलाहे अमल जो है वो एक पेश किया है, कुछ 5 निकाती 6 निकाती 5 निकाती है, लेकिन है तो 6 निकात बेसिकली, लेकिन कहते हैं उसको 5 निकाती है। मतलब जैसे उन्होंने कहा कि जंगज़दा इलाके में इंसानी इमदाद सबसे पहले होनी चाहिए, बिला तातुल होनी चाहिए, और अमन का मुज़ाकरात,
अभी तो क्योंकि पाकिस्तान के में ही हो रहे हैं और खारजा जो है वज़राए खारजा के उस पॉइंट के ऊपर हो रहे हैं, ये सेक्रेटरी के लेवल्स के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन हो तो रहे हैं ना सर दो चीजें। सर ये देखें, ये बहुत अच्छी बात है। जब जंग हो रही हो ना, दोनों तरफ से सैनिटी का मुजाहरा नहीं होता। हाँ, लेकिन पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि सैनिटी का मुजाहरा कहीं से तो हो जो पाकिस्तान और चाइना कर रहे हैं, क्योंकि मेन प्लेयर अब ये है ना इस खित्ते के। बिल्कुल ऐसे ईरान से ये बात मनवा सकते हैं, अमेरिका तो डायरेक्ट नहीं मनवा सकता। अब इन्होंने दोनों ममालिक पे जोर दिया है कि ऐसे इलाकों में बमबारी नहीं होनी चाहिए जहां पर अस्पताल हो, जहां पर सिविलियन हो, मतलब नॉन फौजी इलाके जो हैं, नॉन आर्मी जो इलाके हैं, उन पे बमबारी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम सिविलियन तो महफूज हैं। चलो आर्मी जितने भी होती है दुनिया में जंगें लड़ती हैं, उनको लड़ना भी चाहिए, उनको सिखाया जाता है। अब आम आदमी मरते भी हैं, मारते भी हैं। हाँ। जो सिविलियंस हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, अस्पतालों का, स्कूलों का, कॉलेजेस का, वो नहीं होना चाहिए। अब देखें ना, कुछ दिन पहले 160 बच्चियां बेचारी, उनके क्या था, मासूम सी फूल सी बच्चियां थी, स्कूल में उनको शहीद कर दिया गया। अब ये ईरान को टेबल पे लाएंगे। सही। ईरान अभी तो कहते जी हमारे डायरेक्ट जो मुज़ाकरात हैं वो अमेरिका से नहीं हो रहे। बिल्कुल, ये हकीकत है। जी हकीकत है, हकीकत है। और वो इनडायरेक्ट मुज़ाकरात जरूर कर रहा है। ठीक है। और ईरान और देखें दुनिया में जितनी भी जंगें हैं, चाहे वर्ल्ड वार हो, वर्ल्ड वार 2 हो, ये तो वर्ल्ड वार 3 है ना सर? जी वर्ल्ड वार ऑलमोस्ट टेबल पे ही इसका हल निकलेगा। बिल्कुल ठीक हो, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मेरे पास क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है और बस आखिरी एक जाते एक सवाल, कावरे भाई जी, वो ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो एक इंतहाई मजबूत, किसी भी एक इंतहाई मजबूत मुल्क की गारंटी मांग रहा है, तो क्या इसहाकडार साहब इसलिए चाइना गए सर? हो सकता है, क्योंकि पहली तो है ना गारंटी देने की पोजीशन में इस वक्त है चाइना, तो है ना, ठीक है, चाइना है। हाँ। क्योंकि वो अगली सुपर पावर जो है वही है, और इस खित्ते का किंग जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ, और वो चाइना ही है। तो वो मेरा ख्याल है कि उसी की गारंटी जो है वही होगी। ठीक हो गया। नाजरीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, और आज हमारे जो मेहमान थे अजय शुक्ला साहब, वो उन्होंने तो बहुत ही क्लियर ये बात कही है कि मोदी ने यकीनी तौर पे भारत को इस पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया, आइसोलेशन की तरफ ले गया, और पूरी दुनिया जो है वो भारत के और खासतौर पे मोदी और उसके किसी भी वजीर की किसी भी बयान के ऊपर थू थू कर रहे हैं, और हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना कामयाबियां जो है वो समेट रहा है। नाजरीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। कल इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पे सेम वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।